नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुनीता शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अगर हम युद्ध स्तर पे लगे रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा स्टेट क्वालिफाई होगा और आगे स्क्रीनिंग में भी ये सारी चीज़ें हमारे लाभदायक हमारे लिए रहेगी। आइए हमारा व्याकरण का टॉपिक लेते हैं हम दूसरा, जो हिंदी जनरल हिंदी आती है उसमें इससे संबंधित 1-2 प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आ जाते हैं। मोटा मोटा जिक्र हमने किया है। शुरुआत करते हैं लेक्चर 2 हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण व भाषा परिचय। वैसे तो भाषा का चैप्टर मैंने लिटरेचर में पूरा करवाया है। हिंदी व्याकरण भाषा परिचय, हिंदी भाषा परिचय। हाँ जी, क्या है ये? यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने उत्पत्ति के बारे में बताया। कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, क्योंकि है तो हिंदी संस्कृत की जननी, तो कई बार मूल बातें भी पूछ ली जाती है। तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु है, भाष धातु से हुई है। अगर भाष का शाब्दिक अर्थ हम ले तो भाष का मतलब ही होता है बोलना, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना। बोलना, या ये तारों नहीं है, ध्यान रखना, सॉरी, ये विचारों है। ये टाइपिंग में गलत हो गया भी थोड़ा सा, शुरुआत में मैंने भी ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा इसका। विचारों का आदान प्रदान जो है वो क्या है? भाषा है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि यह एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा बोलता हुआ चलता है। और भाषा का रूप ही एक होता है कठिनता से सरलता की ओर। जब शुरुआत में हम बोलते हैं तो बहुत कठिन लगती है और धीरे धीरे सरल होती जाती है। प्रत्येक भाषा के साथ ये है, हिंदी के साथ भी ऐसा ही है। भाषा के 2 रूप होते हैं। अगर रूप की बात करें तो 2 ही रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। कई लोग जो है ना सांकेतिक को मानते हैं, जबकि सांकेतिक जो है वो मौखिक रूप का एक पार्ट होता है। तो इसलिए 2 ही रूप होते हैं भाषा के, ये आपको ध्यान रखने हैं, एक मौखिक और एक लिखित। यानी कि जब ध्वनियों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखित हो जाता है और बोलते हैं तो मौखिक होता है। दूसरा जो है हमारा इसका पॉइंट है, यदि हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी पे यदि हम आ जाएं तो हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है उसको 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब, किस, कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के? 343 के अंतर। ये मैंने लिटरेचर वाले में बताया था, यहाँ इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये सामान्य हिंदी है और ये लिटरेचर के अलावा जो लोग हैं उनको भी काम आएगी। उसके बाद अगली बात है हमारी, राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसको मान्यता दे दी गई थी। तो यही कारण है कि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत जो है ना, ये तो हमारा 50 में लागू हो गया था जैसे संविधान लागू हुआ, लेकिन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ये डिसाइड किया गया 1953 को कि भाई हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला जो है हमारा यहाँ पे इसका पॉइंट है भारतीय संविधान की। अब कई बार क्या आ जाता है आपके सामान्य पेपर में, ये पूछ लिया जाता है कि भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में कुल जो है ना 12 सूचियाँ थी मूल संविधान में, तो उसमें जो ना 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, सारी भाषाओं को। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की पूरी डिटेल दी गई है। तो ये हमारी अगर अनुसूची का नाम आता है या सूची का नाम आता है तो हमारी 8वीं सूची में आएगा ये, ठीक है। अब इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है संविधान द्वारा? 22 भाषाएं स्वीकृत है। और जो भाषा संविधान स्वीकार कर लेता है उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, क्योंकि संविधान पूरे राष्ट्र का है तो उसमें जो भाषाएं रखी गई वो राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आ गई। तो इस प्रकार ये जो हमारी 22 भाषाएं हैं, इसमें से कई बार ये मैंने इसलिए आपको दी है यहाँ पे कि कई बार जो ना इनमें से एक देकर एक जो राष्ट्रीय भाषा नहीं है वो दे दिया जाता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में कौन सी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो एक बार थोड़ी मोटी मोटी इस पर नज़र डाल लेना। हमारी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया। उसके बाद अगली हमारी आती है असमिया, बांग्ला और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सबसे अंत में जो है 4 भाषाएं, 3 संशोधन हो चुके शुरुआत में 14 थी और सबसे बाद में वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली रखी गई है। इस प्रकार जो है हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, 22 राष्ट्रीय भाषाएं। उसके बाद हमारा आगे आता है, कई बार ये हो जाता है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब लागू हुई। तो लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950। ये 20
फिर गलती से आज तो नहीं गलती हो रही, 26 जनवरी, यहाँ पे 26 आएगा दोस्तों, ये ध्यान देना थोड़ा सा। 26 जनवरी 1950 से जो है भारतीय संविधान जैसे ही लागू हुआ तो राष्ट्रीय भाषा जो है ना, उसमें राष्ट्रीय भाषाएं कितनी थी, मैंने पहले भी बताया आपको, 4 थी। बाद में 3 संशोधनों द्वारा पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3, फिर अंत में सबसे अंत में जो है ना 4 भाषाओं को जोड़ा गया, और इस प्रकार करके हमारी 22 हो गई। यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है, जिनको अलग अलग 12 परिवारों में रखा गया है। सामान्य हिंदी के लिए परिवार इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इनका मैंने जिक्र सिर्फ संख्या में किया है, नाम उनके यहाँ पे नहीं दिए। अगर भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर 2 भाषा परिवार चलते हैं। एक तो भारोपीय भाषा परिवार, जिसको भारतीय आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं, और दूसरा द्रविड़ परिवार। तो अधिकतर भारत की जो हिंदी है उससे संबंधित जो भी भाषाएं हैं वो हमारी इसकी भारोपीय भाषा परिवार की है। अब आता है हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कई बार यह आ जाता है कि भारत के कितने राज्यों की प्रशासनिक भाषा जो या राजकाज की भाषा हिंदी है। तो भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ की राजकाज की भाषा यानी कि ये पहली भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में स्वीकृत किया है हिंदी को, वो 10 राज्य है, और 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। 2 ये तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, और ये इधर दिए गए हैं सारे 10 राज्य हैं। यहाँ पे जो है प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है। 2 राज्य और भी है हमारे, गुजरात और पंजाब, वहाँ जो है दूसरे नंबर की भाषा है हिंदी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, हिंदी भाषा का भी एक परिवार है, इसको 5 भागों में बांटा। जैसे हमारा कई लोग, एक कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, उसके बेटे होते हैं 5, और फिर उनके आगे पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारा हिंदी भी जो है एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसको हमने 5 भागों में बांट दिया है। यहाँ पे एक परिवार है उसका भी। पहला उसमें नाम है हमारा पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी पहाड़ी हिंदी, और 5वीं बिहारी हिंदी। ये 5 जो है उसके जो बेटे लगाओ या बेटियां लगाओ, आप जैसा भी मानो, ये 5 है उसकी संतान। उसके बाद जो है हिंदी भाषा की, इसका हम जिक्र करेंगे आगे भी इन 5 का। हिंदी भाषा की यदि लिपि की बात करें हम, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की भी है, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं हैं जिनकी लिपि जो है वो देवनागरी है। अब ये प्रश्न मैंने लिटरेचर में भी करवाया था, यहाँ फिर रिपीट कर रही हूँ। हिंदी जो है देवनागरी जो है मूल रूप से ब्रह्मी लिपि से निकली है। उसके बाद देखिए, पहले हमने अभी 5 परिवार के अंतर्गत 5 संतानों की बात की थी, अब उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है इसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या जिक्र है इसका? देखिए, पश्चिमी हिंदी और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। पूरी अगर 5 के परिवार को बांटा जाए तो उसकी 18 संतानें यानी कि 18 भाग है उसके। पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। पहली बात है बुंदेली, इसका क्षेत्र छतरपुर, भोपाल और झांसी है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। दूसरी हमारी कन्नौजी, इसका क्षेत्र कन्नौज, सीतापुर यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है इलाका हमारा नीचे वाला जो है वो है इसमें। उसके बाद ब्रज भाषा, यह भाषा जो है वो मथुरा, आगरा, ग्वालियर, बरेली आदि में बोली जाती है। सबसे अधिक इसका गढ़ जो है मथुरा और आगरा में है, और बरेली। उसके बाद हमारी जो अगली आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साहित्य रचना होती है, वो है हमारी दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के आसपास की है। ये खड़ी बोली का क्षेत्र है हमारा, जो दिल्ली का भी काफी क्षेत्र बोला जो है वो खड़ी बोली बोलता है। उसके बाद जो है हमारी इसकी 5वीं आती है बांगरू या हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम ही बांगरू है। यह जो है ना, इसका गढ़ तो अगर हम कहें ठेठ हरियाणवी कहाँ बोली जाती है तो रोहतक, सोनीपत में बोली जाती है, लेकिन पूरा हरियाणा ही हरियाणवी बोलता है। चाहे कोई किसी प्रकार की उसमें राजस्थानी पुट हो, चाहे यूपी का होते है तो वो हरियाणवी, और दिल्ली के जो हरियाणा के लगते हुए गाँव हैं उनमें भी हरियाणवी बोली जाती है। इस प्रकार हमारी पश्चिमी हिंदी की ये 5 बोलियां बनी। आपको भारत का नक्शा अपने दिमाग में बिठाना है, और उस नक्शे को बिठा के फिर हम भारत के देखिए पश्चिम भाग की हिंदी की बात करने हैं। हमारा हरियाणा किस इलाके में आता है, दिल्ली किस में आता है भारत के, वो आपको देखना है। फिर उसके जो क्षेत्र है, जो यहाँ नाम ले रहे हैं हम, बोली के साथ उन क्षेत्रों को अपने दिमाग में काल्पनिक रूप से बिठाना, तभी याद कर पाओगे, अन्यथा सारी एक दूसरे में मिल जाएगी और हम इनको याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनका याद करने का यही एक आसान और सरल तरीका है कि आप भारत के नक्शे को अपने दिमाग में बिठाइए, और उसके बाद फिर इन बोलियों के क्षेत्रों को उसके साथ साथ बिठाइए। अब इनको आप ऐसे जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, जैसे बुंदेली है, जैसे इसका बुछ भो पास झा, तो इसको ना झापोछ इस तरह करके एक एक इनका वर्ण लेके बुंदेल के साथ जोड़ दो। इसी प्रकार कन्नौज के साथ जो तो कोई दिक्कत ही नहीं। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, ग्वालियर, बरेली, इसके ना ये वर्ण जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे, सारे वर्णों को मिला के एक वर्ण मिला के उसके आगे ब्रज भाषा शब्द जोड़ दो, आपको याद रहेगी। ऐसे करोगे तो नहीं भूल पाओगे। उसके बाद अगला है
है हमारा दूसरा इसका भाग पूर्वी हिंदी। यदि हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी बोली है हमारी? पहली है अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। अब छत ऐसे करके इसको कर सकते हो आप। अगर इसको शॉर्ट में करें तो अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, अब छत। ठीक है, तो हमें ये तो याद रहेगा, ऐसे अवधि वैसे बरेली छत से छत्तीसगढ़ी। तो ये तो हमें ध्यान रहेगा कि भाई हमने पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अब इसके क्षेत्र है, क्षेत्रों को फिर वही आपको एरिया को दिमाग में बिठा के इसके क्षेत्र याद करने पड़ेंगे आपको। अवधि का जैसे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, ये सारे एक ही दिशा के, एक ही जो है वो पट्टी चलती है। बघेली का रीवा, दमोह, जबलपुर, यानी कि ये मध्य प्रदेश की तरफ जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका उधर चली जाती है। छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्र रायपुर और कोटिया है, यानी कि जो रायपुर और उसके आसपास का जो इलाका है वो भी देख सकते हो आप। उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो बिहारी हिंदी का आता है। जैसे कि नाम से ही विदित है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, बिहारी हिंदी यानी कि बिहार की हिंदी। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार की है, बिहार के आसपास जो दूसरे हमारे या तो मध्य प्रदेश के इधर वाले क्षेत्र है जो ऊपर की तरफ है, या हमारे उत्तर प्रदेश के, वो भी इसमें आते हैं। तो मगही है सबसे पहले तो हमारी, दूसरी भोजपुरी और तीसरी मैथिली। ये सारे देखिए, 2 तो मैसे और 1 भैसे तो हैं। ये मम भोज, इस तरह कर सकते हो आप इसको याद, मम भोज, यानी कि मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही का क्षेत्र जो है वो बिहार का पटना, मुंगेर यानी कि बिहार की राजधानी, और हजारीबाग उसके आसपास के जो बड़े बड़े 2-3 शहरों के नाम है यहाँ पे। भोजपुरी है ना, राजा इसका नाम भोजपुरी राजा भोज से संबंधित पड़ा, जहाँ राजा भोज का जो राज्य था, जो शासन था, वहीं के आसपास जो है ना भोजपुरी बोली जाती है, जैसे रांची और बलिया। उसके बाद गोरखपुर, मिर्जापुर, ईटानगर आदि है यहाँ पे। उसके बाद मैथिली, इसका जो क्षेत्र है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर आदि इसके जो है वो स्थान है बोली के, जहाँ बोली जाती है। आपको बोलियां अच्छे से याद रखनी, स्थान तो क्या पता इतने ना पूछे जाए, लेकिन बोलियां बहुत बार पूछ ली जाती है कि इस हिंदी के अंतर्गत ये बोली आती है या नहीं आती। इस प्रकार करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर अगर हमें याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा आसान 1 नंबर छूट जाएगा हमारे से। अगला देखिए हमारा पहाड़ी हिंदी, इसकी भी 3 बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी। पहले पश्चिमी पहाड़ी, जिसको मंडियाली या कुल्लू ही कहते हैं। कुल्लू ही नाम आने से तो हमें पता चल जाएगा कुल्लू और उसके आसपास के भागों में बोली जाती है। दूसरा इसका मंडियाली नाम भी है। मंडियाली और कुल्लू ही बात एक ही है, नाम अलग अलग पड़े हैं। दूसरा नाम है इसका दूसरी बोली जो है वो मध्य पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी के मध्य क्षेत्र में जो बोली जाती है, जिसका दूसरा नाम है गढ़वाली। ये गढ़वाल क्षेत्र, टिहरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तीसरा जो है हमारा पूर्वी पहाड़ी है, जिसका नाम है कुमाऊनी। यह अल्मोड़ा, नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना, ये अल्मोड़ा नैनी उत्तराखंड अंचल के जो है आगे, ये हमारे बाकी हिमाचल के थे जो इलाके थे वो। उसके बाद हमारा 5वां भाग आता है, जैसे कि नाम से ही विदित है, 5वां राजस्थानी हिंदी। इसकी भी 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी के जो है ना 1-2 के नाम जो है हमारे जो बोलियों के, वो कई नाम है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाड़ौती, ढूंढनी, जयपुरी, ये हमारी जयपुरी भाषा का नाम है, जो जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। दूसरा हमारा मारवाड़ी है, जोधपुर, बीकानेर आदि के जो मारवाड़ क्षेत्र है पूरा, उसमें बोली जाती है। तीसरी है मालवी, इसका उज्जैन, ये मध्य प्रदेश की तरफ चला गया, पूरा जो मालवी है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ये राजस्थान के लगता इलाका में भी है, और अंदर की तरफ भी इंदौर, भोपाल चला गया, जैसे वहाँ मालवी बोली जाती है। उसके अलावा मेवाती है, राजस्थान बहुत बड़ा है तो वो आसपास के जो राज्यों को टच करता है वो भाषा वहाँ भी आती है। अब यहाँ मेवाती है, मेवाती से का नाम सेवाती भी है, इसको सेवाती भी कहते हैं। यह उत्तरी राजस्थान की भाषा है, यानी कि जो हमारे साथ जो लगता इलाका है राजस्थान का, वहाँ की है। यह हरियाणा के लगता है, और कुछ भाग इसका जो है वो मध्य प्रदेश के लगता है, और कुछ गुजरात के उधर सीमावर्ती इलाकों में जैसे कि दिया हुआ है। आपको ध्यान होगा हम हिसार में रहते हैं, तो हिसार की बोली में थोड़ा थोड़ा राजस्थानी पुट है। यहाँ तक कि अगर आप सिरसा की तरफ चले जाओगे तो वहाँ कुछ भाग में आपको पंजाबी मिलेगी, कुछ राजस्थानी में। तो ये इस प्रकार जो भाषा की मिलावट है, और या मेवात क्षेत्र जो है हमारा गुड़गांव के आसपास लगता हुआ, वहाँ ये बोली जाती है। तो ये राजस्थानी भाषा का जो है बोलियों जो बोली मेवाती है, उसका कुछ अंश हरियाणा में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, किसी भी भाषा को, ये भाषा का एक और विशेष ये थी हमारी 500 बोलियां, जिसका मोटा मोटा जिक्र हमने 500 हिंदी भाषा के परिवार, जिसकी 18 बोलियों का मोटा मोटा जिक्र हमने यहाँ किया। अब हम
थोड़ी सी छोटे छोटे पॉइंटों पे बात कर लेते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध और परिनिष्ठित रूप, परिनिष्ठित यानी कि उच्च श्रेणी का रूप देने के लिए क्या होता है, किसी भी व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें, वी प्लस आकरण यानी कि चारों ओर से आकरण करने वाला, यानी कि उसको संरक्षित करने वाला, यानी कि जिसमें नियमों का वर्णन होता है, वो क्या होता है, व्याकरण होता है। अब व्याकरण के जो है हमारे 3 रूप है, 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनकी आगे डिटेल होती है। पहला वर्ण विचार है, दूसरा पद विचार और तीसरा वाक्य विचार। इसी आधार पर सारा व्याकरण टिका हुआ है। आगे हम इसका अलग अलग पार्टों में जो है वो वर्णन करेंगे, लेकिन इसका वर्णन करने से पहले हम क्या करते हैं, भाषा संबंधी जो मुख्य पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए उन पे जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम हिंदी के जो है वो कई रूप हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राजकीय भाषा है, संपर्क भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। थोड़ी डिटेल अगर करवा देती हूँ। राष्ट्रभाषा क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो है ना इसको मान्यता मिली। राजकीय भाषा जो है इसको 1965 को ये संविधान में जो है 351 ए के अंतर्गत इसको राजकीय भाषा माना गया। और चौथा संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा तो है ही, भारत के आधे से ज़्यादा इलाके में बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए है, हमारे बहुत सारे विद्वान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यदि आप बात करें तो UN की सभा थी, उसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो उस समय विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने वहाँ हिंदी में भाषण देकर पूरे विश्व पटल पर हिंदी को एक नई पहचान करवा दी थी। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। और विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। यदि विश्व स्तर पे बात करें तो हिंदी बोले जाने वाली विश्व की दूसरे नंबर की भाषा है। बोली, उपभाषा, भाषा तीनों अलग अलग होती है। इनमें क्या अंतर होता है, देखिए। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाती है, यानी कि हमारे यहाँ तो एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। तो ये जो वाणी यानी कि जो बोली, उसी को कहते हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। उपभाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र बोली से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत होता है, और इसमें थोड़ी थोड़ी साहित्य रचना भी होती है, लेकिन ध्यान रखना कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा परिनिष्ठित व्याकरणिक रूप होता है, इसका क्षेत्र बहुत विशाल होता है, और भाषा में जो है वो प्रचुर मात्रा में साहित्य से रचना होती है। और यह जो है हमारा संसार नहीं है, सॉरी यहाँ पर संचार आएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। यह जो है वो संचार, यह संचार के साधनों में प्रयुक्त होती है, यानी कि इसमें अखबार निकलते हैं, टीवी प्रोग्राम आते हैं, यह विस्तार होता है संचार के कारण इसका। इस प्रकार अगला जो बिंदु है हमारा वो क्या है कि भाषा की सार्थक इकाई, ये ध्यान से देखना आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। और यदि हम वाक्य की छोटी से छोटी या सार्थक इकाई की बात करें, वाक्य से छोटी इकाई की, भाषा की सार्थक इकाई तो वाक्य है, हम कहते हैं भाषा की सार्थक इकाई है किंतु वाक्य से छोटी है, वह है उपवाक्य। यानी कि 2 वाक्यों को जब जोड़ा जाता है, एक मुख्य वाक्य होता है, एक दूसरा होता है, तो उपवाक्य उससे छोटी इकाई मानी जाती है। यदि हम उपवाक्य से छोटी इकाई माने तो पद होता है। पद क्या होता है, जब किसी भी शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में कर लेते हैं तो वाक्य में किया हुआ प्रयोग ही पद कहलाता है। अगर वह शब्द स्वतंत्र है तो वह शब्द है, लेकिन जैसे ही वाक्य में आ गया तो वह पद बन जाता है। उसके बाद हमारा पदबंध से छोटी इकाई जो है, यानी कि इस पद की पदबंध जो है, इससे छोटी इकाई पद है। पदबंध क्या होता है, व्याकरणिक रूप से पद बंधा हुआ होता है। ये ऊपर वाला पॉइंट एक बार दोबारा देख लीजिए। उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होता है, ये इकट्ठा है दोनों। पदबंध क्या होता है, व्याकरणिक इकाइयों के साथ पद बंधा हुआ होता है, जैसे क्रिया, कर्म, और जो है ना हमारे सबसे पहले मान लो कर्ता है, फिर हमारा कर्म है, फिर क्रिया है, और उनका हम व्याकरणिक रूप से परिचय देते हैं, जो आगे चैप्टर में विस्तार पूर्वक कराऊंगी, उसको हम पदबंध कहते हैं। पद क्या होता है, यह है हमारा वो जो अभी मैंने आपको बताया, पदबंध की छोटी इकाई पद कहलाती है। इसको शब्द भी कहते हैं, लेकिन स्वतंत्र आता है तो शब्द है, लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद कहलाता है। अब अगला पॉइंट आता है, पद अथवा शब्द की छोटी इकाई क्या है, अक्षर है। अक्षर क्या है, एक वर्ण से भी अक्षर, हाँ, ना, खा, गा, ये सारे अक्षर है। और जो ना इनको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, यानी कि जो सार्थक अर्थ देकर जाए उसको अक्षर कहा जाता है। उसके बाद अक्षर से छोटी इकाई की यदि बात करें हम, तो अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है, वो कहलाती है ध्वनि।
उसको ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं, अक्षर से छोटी इकाई को। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा व्याकरणिक रूप से ये थोड़ा भाषा के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन, छोटा छोटा वर्णन था। उसके बाद हमारा अगला आता है, इस प्रकार यदि हम इन सब का अध्ययन करते हैं तो व्याकरणिक रूप से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, भाषा विज्ञान क्या कहता है? भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है, और भाषा की लघुतम इकाई वैसे सामान्यतः क्या मानी जाती है? वर्णन। लेकिन भाषा विज्ञान क्या मानता है? ध्यान देना, दोनों चीज अलग अलग है। अगर भाषा वैज्ञानिक रूप से अगर बात करें हम तो फिर वाक्य माना जाता है। उच्चारित भाषा को ही ध्वनि कहते हैं, यानी कि जो हमारे मुंह से जो हवा के साथ निकलती है वह ध्वनि है, और लेखन रूप जो है वो लिपि कहलाता है इसी ध्वनि का। हिंदी, ये ध्वनि शब्द बड़ा मायने रखता है हिंदी में। आगे जब आप संधि करोगे तो ध्वनि का बहुत महत्व है उसमें। उसके बाद हिंदी को हिंदुस्तानी कहते हैं, कई नाम हैं हिंदी के। दक्षिणी हिंदी कहते हैं, देश भाषा कहते हैं। इसके अलावा रेखता भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार ये हिंदी के हमारे कई नाम हैं। हिंदी का नाम जो ना, सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग जो था फारस के मुसलमानों ने किया था। ये नहीं कि ये शब्द है भी हमारा फारसी भाषा से निकला है हिंदी शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आपकी, फारसी भाषा से निकला है। हिंदी दिया भी फारस के मुसलमानों ने था इसको हिंदी नाम। उसके बाद जो हिंदी का विकास जो है शोर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि जब हम अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं उसको हम जो ना पीछे चैप्टर में किया था हमने सर, तो हिंदी जो है हमारी शोर सैन्य से विकसित हुई है। खड़ी बोलिया हिंदी का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो की जो है पहेलियों और मुकरियों में मिलता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम भी आपने जो है अब्दुल हसन है, मैंने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हिंदी का पूर्ण विकास 19वीं शताब्दी में हो गया था और आरंभ इसका 10वीं शताब्दी में हुआ था हिंदी का। 14वीं शताब्दी में इसकी प्रमाणिक रचनाएं मिली थी जो अमीर खुसरो ने लिखी थी। इस प्रकार हिंदी भाषा जो थी हमारी वो विभिन्न सोपानों से गुजरती हुई निकलेगी। आगे और हिंदी से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम मुझसे किया गया मैंने कोशिश की है यहाँ पे। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ण जो है ना, एक ही उच्चारण, एक ही ध्वनि के लिए बना है। अंग्रेजी की तरह नहीं है, सी का मतलब कै भी है, सी का मतलब सै भी है और सी का मतलब चै भी है, ऐसा नहीं है। इसमें एक वर्ण एक ही उसके लिए बना है उच्चारण के लिए, तो इसलिए वैज्ञानिक भाषा है। इसकी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया, स्वर व्यंजन अयोग वा है। और एक और होता है चौथा भाग जो वर्णमाला का भाग नहीं है, जिसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। ये हम आगे करेंगे अगले वर्ण वाले चैप्टर में। इसके लेखन और उच्चारण में समानता है, बिल्कुल जो लिखा जाता है वही उच्चारित किया जाता है। हिंदी भाषा का मानक रूप है, यानी कि मानक रूप में प्रयोग, मानक मतलब परिनिष्ठित रूप, सुधरा हुआ रूप, यानी कि साहित्य के लिए जो प्रयोग होता है उस रूप को मानक रूप कहते हैं। यह व्याकरण की कसौटी पर खरा उतरता है, बिल्कुल नियमों में बंधी हुई भाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलित है, बिल्कुल है। विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी के अनेक नाम है, ये मैंने पहले जिक्र किया था, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिपीट हो गया है ये हिंदी के नाम, ये पढ़ लेना इसको, ये ध्यान रखना। रेखता भाषा भी हिंदी का ही नाम है। उसके बाद क्या हमारा हिंदी भाषा का ये व्याकरण का चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। दूसरा लेक्चर लेकर जल्दी हाजिर होंगी। धन्यवाद।